नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी की तरफ से एक क्वेश्चन बैंक निकाला गया था। वैसे बहुत दिन से ये वीडियो जो है नहीं आ रहा था। हमने इसका जो है 12 प्रैक्टिस सेट तक अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 13 देखेंगे। पूरा वीडियो को देखिएगा। ये आपका क्वेश्चन बैंक है। एक एक क्वेश्चन का बहुत अच्छा तरीके से डिस्कशन दिया गया है। अगर आप इसको अच्छे से याद करते हैं या फिर इस किताब को डिस्कशन जो है पूरा देख जाते हैं तो 50% यानी 50% तैयारी जो है आपका इस किताब से ही हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न और डिस्कशन के साथ हम देखेंगे। देखिए ये हमारा सेट होने वाला है। परीक्षा जो हमारा हुआ था दोस्तों, ये आपका 26 अगस्त 2018 को एग्ज़ाम हुआ था और ये आपका स्टेनो एएसआई का हमारा प्रारंभिक परीक्षा का पेपर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित नहीं थे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। समझते हैं इब्राहिम लोदी यानी अमीर खुसरो की बात करेंगे। सबसे पहले हम अमीर खुसरो। देखिए अमीर खुसरो जो है दोस्तों 1253 से लेकर के 1325 तक इसका शासनकाल जो है माना जाता है। अमीर खुसरो का नाम जो है मूल नाम जो है मोहम्मद हसन था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, आगे क्या है कि खुसरो अपने समय के 6 सुल्तानों जिसमें से गयासुद्दीन बलबन, इसका शासन जो है 1266 से लेकर के 87, जलालुद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो 1290 से लेकर के 96, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से लेकर के 1316, गयासुद्दीन तुगलक जो है 1320 से लेकर के 24, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं 1324 से लेकर के 1351, और फिरोज शाह तुगलक जो है 1351 से लेकर के 1388 तक ये सब इनका कार्यकाल है और ये राजकवि इसके मतलब रहे थे। ठीक है, आगे क्या है कि इनके प्रमुख रचना जैसे बात करेंगे खजायन उल फुतूह, विषय क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का वर्णन है। तुगलक नामा की बात करते हैं तो विषय तुगलक वंश के सत्तारूढ़ होने की घटनाओं का वर्णन है। बात करेंगे हम नूह सिपहर, विषय क्या है कि भारत के जलवायु, रहन सहन, कृषि, वेशभूषा आदि का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। संगीत के क्षेत्र में राग यमन उनकी ही देन है। कहा जाता है कि तबला हजारों साल पुराना वाद्ययंत्र है, किंतु 13वीं शताब्दी में भारतीय कवि तथा संगीतज्ञ अमीर खुसरो ने पखावज के 2 टुकड़े करके तबले का आविष्कार किया। वीणा और सारंगी को जोड़ करके सितार बनाने का श्रेय भी अमीर खुसरो को ही जाता है। इन्हें कई प्रकार के आधुनिक रागों जैसे तिलक, राजगिरी, सरपादा आदि को प्रचलित करने का श्रेय जाता है या फिर श्रेय प्राप्त हुआ है। इन्हें तोतिए हिंद यानी भारत का तोता के नाम से भी हम जाना जाते हैं या फिर हम इसे जानते हैं। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी, 1296 से लेकर के 1316 तक इनका कार्यकाल है। इसका सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। अलाउद्दीन का दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय जो है इसके नायब मलिक काफूर को है। इसने जो है 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने गुप्तचर विभाग को संगठित किया। इस विभाग का मुख्य अधिकारी जो है आपका वरीद ए मुमालिक था। अलाउद्दीन ने सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ों को दांगने को यानी घोड़े की दांगने की नवीन प्रथा भी आरंभ किया था। इसने नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव भी इन्हीं यानी अलाउद्दीन खिलजी ने ही रखा था। आगे पॉइंट है, बोला कि जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला व 1000 खंभा महल का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से लेकर के 1325। ठीक है, देखिए इसका शासनकाल 1333, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 35 होना चाहिए जो भी गड़बड़ लिखा गया है। इसका शासनकाल 1333 ईस्वी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया, जिसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। उसने 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चीन भेजा। ठीक है, इसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ले इलाही सुल्तान ईश्वर की छाया है यानी छापा था और अंकित करवाया था। कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग खोला और नया मंत्री अमीर ए को ही नियुक्त भी इसी के द्वारा किया गया है। इसने अपना राजधानी जो है देवगिरी स्थानांतरित की तथा देवगिरी का नया नाम जो है दौलताबाद रखा है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एकमात्र मंगोल आक्रमण में अलाउद्दीन तर्मासिरीन के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, बात करेंगे इब्राहिम लोदी जो कि 1517 से लेकर के 1526 तक शासनकाल है। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में गद्दी पर बैठा।
आगे कि प्रमुख अफगान सरदार दौलत खां लोधी पंजाब का सूबेदार और इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां ने इब्राहिम की सत्ता को समाप्त करने के उद्देश्य से काबुल के शासन बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम की पराजय हुई और वह युद्ध स्थल में मारा गया। इब्राहिम लोधी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था, है ना। आगे है कि इब्राहिम लोधी की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और दिल्ली पर एक नए राजवंश मुगल वंश की स्थापना हुई, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। देखिए, फिरोज ने इस्लामी कानूनों के आधार पर केवल 4 कर लगाए: खराज लगान, खम्स, युद्ध में लूटे गए धन का 1/5 भाग, जजिया ब्राह्मणों पर, और जक़ात जो है आय का 2.5% जो मुसलमानों से लिया जाता था और उन्हीं के हित में व्यय किया जाता था उस टाइम। इसने क्या है कि ससगनी नामक सिक्का चलाया। अफीम के अनुसार सुल्तान ने अद्धा एवं बिख नामक तांबा और चांदी निर्मित सिक्का चलाया। इसने अपनी आत्मकथा जो है फतुहात ए फिरोजशाही की रचना जो है किया था। आगे क्या कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा प्रारंभ की गई मुख्य विभाग इस प्रकार के है, जैसे दार उल सफ़ा जो है राजकीय अस्पताल, दीवान ए खैरात जो है गरीबों के लिए दान विभाग, और लोक निर्माण विभाग जो है नवीन नगरों की स्थापना, दफ्तर ए रोजगार जो है बेरोजगारों के लिए है, दीवान ए बंदरगान की बात करें तो दासों के देखभाल के लिए ये सब स्थित है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ पे हुई थी? तो इनको जो है बोधगया में हुआ था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए, गौतम बुद्ध को बोधगया में फल्गु नदी यानी निरंजना नदी के किनारे जो है पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म जो है नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध की माता का नाम जो है महामाया था, जो कोयल यानी कोलीय वंश की कन्या थी। इसका लालन पालन जो है उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। बुद्ध के प्रथम गुरु जो थे आपके अलार कलाम यानी वैशाली के थे, तथा उसके दूसरे यानी उनके दूसरे गुरु जो है आपके राजगीर या फिर राजगृह के रुद्र कराम पुत्र थे। बुद्ध सारनाथ यानी ऋषिपट्टनम एवं मृगदाव में 5 ब्राह्मण को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आगे क्या है, बोला कि बुद्ध सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्रवाटिका में ठहरे। बुद्ध को सूकर का मांस यानी सूकर माधव खाने के कारण जो है भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई, अतिसार रोग हो गई। इस वेदना के बाद वे कुशिनारा यानी मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। यही 483 ईस्वी में 483 ईसा पूर्व में शरीर त्याग दिए, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण जो है कहा जाता है। बुद्ध के त्रिरत्न हुए, जिसे बुद्ध धर्म संघ, बुद्ध के त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक है। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। बुद्ध के 4 आर्य सत्य दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। कालांतर में महायान संप्रदाय 2 भागों में बट गया। इसमें शून्यवाद आपका माध्यमिक और विज्ञानवाद जो है आपका योगाचार हो जाएगा। बुद्ध ने अपने उपदेश जो है जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। आगे प्रश्न है कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम जो है किससे संबंधित है? आंसर हमारा हो जाएगा काकोरी कांड से संबंधित है। देखिए, काकोरी कांड जो है दोस्तों 9 अगस्त 1925 में हुआ था, याद रखेंगे। बस समझते हैं इसको। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूटा। इस संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया या फिर गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र कांड में मुकदमा चलाया गया। 17 लोगों को सजाए और 4 लोगों को आजीवन कारावास तथा 4 क्रांतिकारियों जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को क्रमशः जो है गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी, इलाहाबाद तथा गोंडा में फांसी की सजा जो है दिया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन स्थापना जो है 10 सितंबर 1928 में
स्थान जो है दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान, और संस्थापक की बात करते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद हैं। आगे है कि अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में हुआ था। 18 मई 1908 को कलकत्ता की अलीपुर अदालत ने या फिर अदालत में 34 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण जो है पेश किया गया। इस व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण जो है गिरफ्तार किया गया। यही मुकदमा अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे कि इस केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की अलीपुर जेल में सत्येंद्र नाथ घोष ने हत्या कर दी। इसके अतिरिक्त सरकारी वकील तथा पुलिस अधीक्षक की हत्या भी कर दिया गया। वारेंद्र गुट के लगभग सभी सदस्यों को आजीवन काला पानी की सजा जो है मिली, परंतु अरविंद घोष छोड़ दिए गए। रिहाई के बाद इन्होंने कहा कि जेल में उन्हें कृष्ण के दर्शन हुए। अरविंद घोष ने कर्मयोगिन नामक पत्र अंग्रेजी में निकाला। इस पत्र के आपत्तिपूर्ण लेखों के लिए इनके विरुद्ध जो है वारंट जारी किया गया। तब ये फरार हो गए और पांडिचेरी में जा कर के रहने लगे। वहीं पर ओरोविले में 1916 में एक आश्रम की स्थापना जो है किया गया था। 11 दिसंबर 1908 ईस्वी को अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। बात करें कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में। देखिए, कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा जो है कानपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रिटिश सरकार ने 21 फरवरी 1924 ईस्वी को M.N. राय, मुजफ्फरपुर अहमद, श्रीपाद मृतटांडे और उस्मानी गुलाम हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और वेलू चेट्टियार पर मुकदमा चलाया गया। सरकार ने इन पर आरोप लगाया कि लोग जो है षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसका उद्देश्य जो है भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना है और भारत से सम्राट की प्रभुसत्ता को समाप्त करना है। जब यह मुकदमा चला तो सिर्फ 4 व्यक्ति, नलिनी गुप्ता, उस्मानी डांगे और मुजफ्फर अहमद अदालत में पेश किए गए। M.N. राय व शर्मा भारत में नहीं थे। हुसैन सरकारी गवाह बन गए और सिंगार वेलू चेट्टियार पर उनकी बीमारी की वजह से मुकदमा जो है नहीं चलाया गया। 20 मई 1924 ईस्वी को फैसला सुनाया गया कि चारों अभियुक्तों को 4 वर्षों की जो है कड़ी सजा यहाँ पे दिया गया है। आगे हमारा है कि मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से 23। देखिए, 20 मार्च 1929 ईस्वी को सरकार ने देश भर से 31 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मेरठ षड्यंत्र केस जो है चलाया गया। इस केस में आपका 3.5 वर्ष तक चला रहा, यानी इस केस जो है, यह केस जो है 3.5 वर्ष तक चलता रहा। इसमें से लगभग आधे तो राष्ट्रवादी अथवा व्यापार संघ के लोग थे। मुकदमों के दौरान कम्युनिस्टों ने इस बात की घोषणा की कि वे क्रांतिकारी और ब्रिटिश साम्राज्यवादी को भारत में समाप्त करना चाहते हैं। मुकदमे के दौरान मुजफ्फरपुर अहमद ने जोरदार शब्द कहा कि मैं एक क्रांतिकारी कम्युनिस्ट हूँ। हमारी पार्टी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के कार्यक्रम, सिद्धांत और नीति को मानती है और जहाँ तक हालात अनुमति दे उनका भरसक प्रयास करती है। कांग्रेस कार्यकारिणी ने इसके मुकदमे के लिए एक केंद्रीय सुरक्षा समिति का गठन किया। इस मुकदमे में जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू और डॉक्टर F.H. अंसारी जैसे लोक प्रतिवादी की तरफ से पेश हुए। गांधी जी इनसे क्या है कि जेल में मिलने गए और साम्यवादी नेताओं के प्रति जो है अपनी सहानुभूति प्रकट किया। कांग्रेस सदस्यों ने साम्यवादी के विरुद्ध सरकार द्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को केंद्रीय विधानसभा में पारित जो है नहीं होने दिया। अंग्रेजी सरकार ने जुलाई 1934 ईस्वी में भारतीय साम्यवादी दल को अवैध जो है घोषित कर दिया। मेरठ केस का परिणाम। देखिए, मेरठ षड्यंत्र केस का फैसला जो है 16 जनवरी 1933 ईस्वी को सुनाया गया। 27 अभियुक्तों को कड़ी सजा दी गई। मुजफ्फर अहमद को सबसे बड़ी और कड़ी सजा दी गई, जिसके तहत उन्हें आजीवन काले पानी की जो है सजा दी गई। आगे देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न है 5 नंबर। बोला कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः जो है प्रभावित करता है। उत्तर हो जाएगा रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है तेल, कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन की पूरी तरह से नहीं जलने पर बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड सांस के साथ रक्त में चली जाती है और हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके
कार्बो यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जब ऐसा होता है तो रक्त में ऑक्सीजन नहीं बन रहती है और ऑक्सीजन की कमी से शरीर की कोशिकाएं और ऊतक मर जाते हैं। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? सभी को पता है, आपका मुख गुहा से होता है। ऑप्शन हमारा भी हो जाएगा। देखिए, मनुष्य का पाचन तंत्र जो है आहार नाल एवं पाचन ग्रंथियों से मिलकर बनता है। आहार नाल यह मुंह से लेकर गुदा एक विस्तृत एक लंबी 32 फीट नली है। इसके मुख्य भाग जो है इस प्रकार से हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। मुख गुहा की बात करते हैं, इसमें दांत, जीभ एवं लार ग्रंथियाँ होती हैं। जीभ जो है, जीभ पर लगभग 10,000 स्वाद ग्रंथियाँ हैं। स्वाद 3 तरह से होते हैं। जीभ के सामने मीठा का स्वाद, पार्श्व में खट्टे का और पीछे कड़वा स्वाद होता है। ये सब फीकर देखिए बनाया हुआ है। दांत की बात करते हैं, मनुष्य के मुख गुहा में 32 दांत होते हैं, जिसमें 20 दांत को दूध का दांत कहते हैं। दांत के ऊपरी चमकीले भाग को इनेमल कहते हैं। ठीक है, आगे है कि मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, जैसे सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल एवं पैरोडिट ग्रंथियां। इनसे लार स्रावित होता है जो हल्का अम्लीय, पीएच इसका 6.8 होता है। लार में सलाइवी एमाइलेज या टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो मंड यानी स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। ग्रासनली की बात करते हैं, यह आहार नाल का संकीर्ण भाग है जो 10 से 12 इंच जो है लंबा होता है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, बल्कि यह भोजन को अमाशय तक पहुंचाता है। अमाशय यह उदर गुहा के बाईं ओर जो है स्थित है। इसमें भोजन में जठर रस का मिश्रण होता है। छोटी आंत की बात करते हैं तो अमाशय पाइलोरिक द्वारा 6 मीटर लंबी छोटी आंत में खुला है। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम इसके 3 भाग हैं। छोटी आंत में अधिकतम पाचन और अवशोषण होता है। बड़ी आंत की बात करते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत के मिलन स्थान पर एक नली रहती है जिसका सिरा बंद रहता है। इसे सीकम कहते हैं जो एक अवशेषी अंग है। इसके सिरे पर अपेंडिक्स होता है जिसका कोई कार्य नहीं है। सीकम की बात करते हैं तो रेक्टम और कोलम इनके 3 भाग हैं। आगे प्रश्न है, बोला कि कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रमुख कार्बनिक अम्ल है। वस्तुतः हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जलीय विलयन को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलनशील हाइड्रोजन आयन देते हैं, अर्थात जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देने वाले पदार्थ अम्ल जो है कहलाते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीला लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देते हैं। नींबू में साइट्रिक अम्ल व इमली में टाइट्रिक अम्ल जो है पाए जाते हैं। अम्ल धातु में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम के शोधन में, विस्फोटक बनाने में तथा सीसा संचायन बैटरियों में द्रव्य के रूप में इसका जो है उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। फार्मिक अम्ल की बात करते हैं तो फार्मिक अम्ल चींटियों, बिच्छू, मधुमक्खियों आदि जंतुओं में विषाक्त पदार्थ के रूप में कार्य करता है। एसिटिक अम्ल फलों के रस, जंतुओं के मलमूत्र, कोटन तेल, सुगंधित तेलों तथा पौधों के रस में एस्टर तथा लवण के रूप में जो है पाया जाता है, याद रखेंगे। आगे हमारा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग जो है हो जाता है? तो रिकेट सभी को पता है, विटामिन डी यहाँ पे होना चाहिए, जो कि आंसर के हिसाब से हमारा विटामिन डी ही दिया गया है। देखिए, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया यानी हड्डियों का नरम होना रोग होता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ पतली भंगुर हो जाती है तथा इसमें जो है अस्थि सुपिष्टता की समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। विटामिन डी वसा में घुलनशील है जो प्राकृतिक रूप से बहुत कम खाद्य पदार्थों जैसे वसा युक्त मछली, पनीर एवं अंडे की जर्दी में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से आंखों में रतौंधी, आंख में सफ़ेद हिस्से में धब्बे शुरू हो जाता है। इसके अलावा एनीमिया, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है। पेशाब की नली में संक्रमण और श्वसन प्रणाली में संक्रमण हो जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के जल में आपका बी और सी हो जाएगा। आगे क्या है कि स्थिति विज्ञान
निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह हमारा हो जाएगा विराम की स्थिति। ऑप्शन हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, स्थिति विज्ञान की बात करते हैं। यांत्रिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें उन बलों के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो किसी पिंड अथवा सिस्टम पर क्रिया करके उसे विराम अवस्था में रखते हैं। गति विज्ञान यांत्रिकी की वह शाखा है जो बलों के अध्ययन और गति पर उनके प्रभाव से संबंधित है। आगे है, किस रंगद्रव्य की उपस्थिति के कारण जो है पौधों का रंग हरा होता है? उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखिए, इंसान के शरीर के त्वचा का रंग मेलानिन पर निर्भर करता है। उसी तरह पेड़ पौधों का हरे रंग होने के पीछे जो है पर्णहरित या हरित लवण या क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल पेड़ पौधे के रसायन के रूप में रहता है जो हरे रंग का होता है, इसलिए पत्तियों का रंग जो है हरा होता है और यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है अपना भोजन बनाते हैं। जिन पत्तियों का रंग लाल या पीला होता है वह अपना भोजन कैसे बनाती हैं क्योंकि उसमें हरित लवण नहीं होता है। जिन पत्तियों का रंग लाल या पीला होता है उसमें भी क्लोरोफिल यानी हरित लवक जो है होता है, लेकिन उनमें हरित लवक के अलावा जो है दूसरे रसायन की मात्रा जो है ज़्यादा होती है, जिसके कारण पत्तियों का रंग जो है लाल या फिर पीला कर देते हैं। क्लोरोफिल में एक मैग्नीशियम का परमाणु होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक। इसके 4 घटक हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा ज़ैंथोफिल। इसमें क्लोरोफिल ए एवं बी हरे रंग का होता है और स्थानांतरित करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला, लाल को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग जो है प्रकाश में सबसे कम होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक अपचयन की अभिक्रिया होता है। आगे क्या है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? उत्तर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जिस समय सविनय अवज्ञा पूरे जोरों पर था तब लॉर्ड इरविन ने इंग्लैंड की सरकार पर दबाव डाला कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया जाए जो भारत की संवैधानिक समस्याओं पर विचार विमर्श कर सके। इंग्लैंड की सरकार ने गोलमेज सम्मेलन को यहाँ पे योजना की स्वीकार कर ली। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी में 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया तथा अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री एम.जे. मैकडोनाल्ड ने किया था। इस सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, आगा खां मोहम्मद अली जिन्ना और फजलुल हक आदि ने हिस्सा लिया, लेकिन कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं होने के कारण जो है यह सम्मेलन जो है असफल रहा। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के फलस्वरूप कांग्रेस की प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हुए। कुल 89 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 के मध्य आयोजित जो है किया गया, लेकिन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण जो है पूर्णतः असफल हो गया। सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीय तथा दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा जो है प्रदान किया गया। इसी सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तथा गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। आगे है, दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी ने पुणे के यरवदा जेल में ही 20 सितंबर 1932 ईस्वी को आमरण अनशन जो है शुरू किया था। पूना समझौता मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास एवं राजगोपालाचारी के पर्यटनों से गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 को संपन्न कराया, जिसमें दलित के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था जो है समाप्त किया गया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक आयोजित हुआ। यह सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था, जिसमें मात्र 46 प्रतिनिधियों ने
भाग लिया था, इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि इसमें भाग नहीं लिए थे। आगे है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है निम्नलिखित में से किसने किया था? उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। देखिए, महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव कर्नाटक में किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जिन्होंने दिल्ली के 1923 ईस्वी में पहली अध्यक्षता किए थे। वे 1940 से 45 ईस्वी के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिससे दौरान जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1932 में गया में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सिया दास द्वारा किया गया था। वे स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। उन्होंने 1923 में लाहौर तथा 1924 में अहमदाबाद में शामिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जो है किए थे। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा जो है 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए? उत्तर हो जाएगा कर्नल कोलियो मैकेंजी हो जाएगा, उत्तर हमारा ए हो जाएगा। देखिए, दक्षिण अफ्रीका भारत के एक पुराने शहर विजयनगर में स्थित एक छोटा सा गांव है। संस्कृत में विजयनगर का मतलब जो है जीत का शहर होता है। हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। आगे प्रश्न है कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? देखिए, पंचायती राज का जो सबसे मुख्य भाग है ये आपका ग्राम सभा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1870 ईस्वी में प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव ने स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों में वृद्धि कर उनके विकास को गति दिया है। आगे है कि लॉर्ड मेयो द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में इन स्थानीय संस्थाओं को उनका अत्यंत जो है आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा जो है प्रदान किया। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानीय तत्व दिया। स्वतंत्रता के बाद संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया और अनुच्छेद 246 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य विधानसभा को सौंपा गया। 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया। आगे है कि वर्ष 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यकरण पर विचार करने हेतु बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। आज समिति ने स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का यहाँ पर सुझाव दिया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की यह योजना जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से शुरू किया गया। आगे है कि वर्ष 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज संरचना की जो है अनुशंसा किया। आगे देखते हैं कि भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? उत्तर हो जाएगा चुनाव आयोग, ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग जिसे चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है, संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 29 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध जो है किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुआ था। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया गया है, जिसे नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो है की जाती है। आगे प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो ये बिहार के गवर्नर थे, ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इनका जन्म जो है 1 अक्टूबर 1945 को कानपुर यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये बिहार के राज्यपाल थे। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। आगे क्या है हमारा कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है? तो नागरिकों के लिए है, ऑप्शन हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान अनुच्छेद 44 जो राज्य के नीति निर्देशकों तथा सिद्धांतों को परिभाषित करता है, इसमें समान नागरिक संहिता शामिल है। अनुच्छेद 44वें यह उल्लेख किया गया है कि नागरिकों के लिए देश के पूरे क्षेत्र में एक समान अधिकार हो तथा समान नागरिक संहिता का रक्षा करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य हो, है ना। आगे क्या है? आगे के वर्तमान में गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। समान नागरिक संहिता महिलाओं को उनके द्वारा बनाए गए धर्म की परवाह किए बिना रख रखाव, शादी, तलाक, विरासत के अधिकार, बच्चों की कस्टडी, गोद लेने की आदि से संबंधित कानून की अदालतों में समानता और न्याय का अधिकार देगा। संसद ने पहली बार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को साहबानो मामले के बाद 1985 में समान नागरिक संहिता को फ्रेम करने का निर्देश दिया है।
इस मामले में साहबानों ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत ट्रिपल तलाक दिए जाने के बाद जो है अपने पति से रख रखाव के लिए दावा करने का मामला जो है दायर किया है। हालांकि सरकार ने मुस्लिम महिलाओं अधिनियम 1986 के द्वारा साहबानों केस के फैसले को पलट दिया है। अब साहबानों के जो 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ट्रिपल तलाक की प्रथा को पूरी तरह जो है असंवैधानिक जो है घोषित कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं कि अगस्त 2017 में भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। उत्तर हमारा हो जाएगा वेंकैया नायडू, ऑप्शन हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका अध्यक्ष, उनके बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद उपराष्ट्रपति का है, वे राज्यपाल के सभापति हैं। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में वेंकैया नायडू पद ग्रहण किए। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ हैं। वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के किसान परिवार से भारत के दूसरे सर्वोच्च पद पर पहुँचे। यही भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। आगे कि राज्यसभा के सांसद उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होते हैं। वे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, लेकिन वे राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा के सदस्य थे। आगे है कि राज्यसभा लोकसभा के समान ही दूसरा सदन है, इसे उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा की भांति राज्यसभा को भी अधिकार प्राप्त है, केवल वित्त विधेयक पर अधिकार नहीं। लोकसभा के पास होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में 14 दिन के लिए पेश किया जा सकता है। इसके बाद धन विधेयक राष्ट्रपति पर हस्ताक्षर होने के लिए किया जाता है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी सदस्य संख्या जो है 250। इसे लोकसभा से अलग शक्ति भी प्राप्त है। 3 सूचियों में कानून बनाने के लिए अधिकारों का बंटवारा संविधान में किया गया है। इस संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची हो जाएगा। आगे के राज्य सूची के किसी भी विषय को राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने पर संसद उस पर कानून जो है बना सकता है। उसके बाद संसदीय व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन से ली। वहाँ भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लेकिन लॉर्ड्स के अधिकार वह बहस करते ही, मगर भारत में राज्यसभा का महत्व और शक्तियाँ जो है लोकसभा में कमतर है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी भी व्यक्ति को गैरकानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है जारी किया जाता है। उत्तर क्या है? बंदी, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बोला कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा किसी व्यक्ति को गैरकानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है जारी किया जाता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षोपाय है। इसके अंतर्गत व्यक्ति जो है मौलिक अधिकार के हनन की व्यवस्था में क्या है कि न्यायालय में शरण ले सकता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। आगे प्रश्न है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सभी को पता है, सुचेता कृपलानी, ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए देश की आज़ादी के बाद सुचेता कृपलानी ने सक्रिय राजनीतिक में एंट्री की और साल 1952 में सुचेता कृपलानी लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई। वह साल 1957 में उन्हें दिल्ली विधानसभा का सदस्य बना करके लघु उद्योग मंत्रालय दिया गया। इसके बाद 1962 में वह कानपुर उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य चुनी गई। एक साल बाद 1963 ईस्वी में कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। इसके बाद 1971 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। आज़ादी के बाद अब तक भारत में कुल 16 महिला मुख्यमंत्री हैं, जिसमें मायावती, शीला दीक्षित, राबड़ी देवी जैसे नाम जो है इसमें शामिल हैं। आगे है कि वर्तमान संसद में 103 महिलाएं सांसद हैं, जिसमें 78 लोकसभा तथा 25 राज्यसभा में सांसद, जिसमें 6 महिलाएं 5.8% केंद्रीय मंत्रिमंडल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका देखिए आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी भारतीय नागरिकता का परित्याग करके उसका स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करना है। ठीक है, करता है। तो इसका आंसर देखिए हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अभी देखिए हम सिर्फ इसका क्वेश्चन और आंसर देखें। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, 8 मिनट 6 मिनट का ही आप ड्यूरेशन लेके के चलते हैं। तो एक काम कीजिए, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। शाम में क्या है कि ये सेट जो है डिस्कशन के साथ दिया जा रहा है, क्वेश्चन बैंक जो अभी हम करवा रहे हैं। तो अभी मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा, आराम से आप आंसर कीजिए। जैसे नरसिम्हन कमेटी जो है 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा बैंकिंग संरचना सुधार, ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है
कि निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना जो है भारत के मुख्य शहरों के लिए यानी मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा अमृत। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा जो है प्रतिपादित की जाती है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय। ऑप्शन हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि तालचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तालचर कोयला, तो ये आपको देखने को मिलता है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी। नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? जो आपका नगर कोझिकोड है ये आपका क्या कहलाता था दोस्तों? तो कालीकट। याद रखेंगे कालीकट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कालीकट इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं जो है भूटान राष्ट्र के साथ जो है नहीं मिलती है? भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है तो मेघालय। मेघालय हो जाएगा। बाकी सिक्किम के साथ मिलता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ मिलता है और पश्चिम बंगाल के साथ भी मिलता है। आगे है कि किस कारण से दिन और रात होते हैं? कौन से कारण से दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी का घूर्णन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से खरीफ फसल कौन सी है? बताइए, इनमें से पूछ रहा है कि खरीफ फसल हमारा कौन सा है? तो बाजरा जो है हमारा खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का प्रशिक्षण किया है? जूनो, तो जूनो याद रखेंगे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि बोला कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम यानी ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए जो है उपयोग होता है? तो ये आपका होता है दोस्तों मस्तिष्क के लिए आपका उपयोग के लिए होता है। ऑप्शन हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। शरीर का तापक्रम जो है नियंत्रित करता है। शरीर का तापक्रम जो है किस पर नियंत्रित करता है बताइएगा? इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ऑप्शन नंबर बी। बोला कि सही कथन कौन सा है? बताइए सही कथन कौन सा इसमें है? तो लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे बी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में पूछ रहा है। फ़ारेनहाइट स्केल में तो ये हमारा हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन हमारा जो है 34 का ए सही आंसर हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई है, बताइएगा विद्युत शक्ति की इकाई है तो ये हमारा हो जाएगा वाट। क्या हो जाएगा? वाट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है कि विद्युत मोटर में पूछ रहा है। विद्युत मोटर तो ये हमारा हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। मानव शरीर में होता है, देखिए मानव शरीर में अगर हम पानी की बात करते हैं तो लगभग 70% देखने को मिलता है। लगभग में 70%। ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा उत्तर हो जाएगा अमीटर। ऑप्शन नंबर बी। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, यानी भारत जो है सबसे आगे है? तो चादरी अभ्रक। चादरी अभ्रक ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज है दोस्तों ये कौन से कार्य के लिए मिला था? तो दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि कोशिका का शक्ति स्रोत है किसका? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। एड्स जो है निम्न कथनों में से माफ कीजिएगा फिर से पढ़ते हैं। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? एड्स तो ये हमारा हो जाएगा विषाणु यानी वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। आगे देखेंगे हम, आगे बोल रहा है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता जो है ये हम मापते हैं हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। तो ये जो प्राप्त हुए हैं दोस्तों मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। बोला कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका राजगिरी यानी राजगीर में हुआ था। ऑप्शन हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है। तो ये आपका बना है 1912 में। 1912 ऑप्शन नंबर बी। आगे कि इनमें से किसने पहली बार एक व्याख्या किया है कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण जो है प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना भी किया? तो ये आपका हो जाएगा बाल पुत्र देव।
बाल पुत्रदेव ऑप्शन नंबर सी। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा पुरातात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये आपका हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ। खड़गपुर पहाड़ियाँ ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण जो है प्राप्त हुआ है, तो ये आपका देखने को मिलता है तबकात ए नासरी से। तबकात ए नासरी ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है आच्छादित है, तो ये आपको देखने को मिलता है कछारी मिट्टी से। कछारी मिट्टी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया, तो ये आपके थे सुहरावर्दी संप्रदाय ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया गया था? इसका आंसर हमारा हो जाएगा इस्लाम शाह। याद रखेंगे इस्लाम शाह ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विलियम फिंच जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, विलियम फिंच। नेक्स्ट है कि कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? बताइए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सुल्तान जैन उल आबिदीन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे कि फराइजी आंदोलन की शुरुआत जो है किसने किया था? फराइजी आंदोलन, तो ये शुरुआत जो है आपका हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। हाजी शरीयतुल्लाह ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? ये तो सभी को पता ही होगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये लिखा गया है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक स्थलरूप देश है? इनमें से कौन सा एक है जो स्थलरूप देश है? तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हंगरी हो जाएगा, हंगरी। निम्न में से कौन सा द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, तो एडिलेड ऑप्शन नंबर सी। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा देश है दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। याद रखेंगे चीन इसका आंसर हो जाएगा। आगे के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़ करके विश्व के निम्न में से कौन सा देश जो है कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो यह हमारा हो जाएगा सऊदी अरब। याद रखेंगे सऊदी अरब ऑप्शन नंबर सी। आगे के दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है यमुनानगर हरियाणा में। यमुनानगर हरियाणा ऑप्शन नंबर ए। किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है क्या? तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो आपका समवर्ती रेखा कहलाता है, समवर्षा रेखा। माफ कीजिएगा, समवर्षा रेखा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतया भारत के द्वारा जो है निर्मित किया गया है? भारत के द्वारा जो है निर्मित किया गया है, तो कल्पक्कम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की स्वर्ण क्रांति से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बागवानी। याद रखेंगे बागवानी। नेक्स्ट है कि वह कौन सा दर्रा जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भारत में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा पाल घाट। याद रखेंगे पाल घाट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन जो है होता है? तो सभी को पता है हमारा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है? कौन सी नदी पर है दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा जाम्बेजी नदी। क्या हो जाएगा? जाम्बेजी ऑप्शन नंबर सी। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है या फिर किस देश में स्थित है अलास्का? तो ये हमारा हो जाएगा अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा है? देखिए भारत में जो सबसे ऊंचा है यह हमारा हो जाएगा जोग जलप्रपात ऑप्शन नंबर ए। देखिए आगे प्रश्न है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत यानी वैकल्पिक स्रोत कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा सौर ऊर्जा, ऑप्शन हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये निर्दिष्ट करता है दोस्तों आपका किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना, ऑप्शन हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हम जानते हैं कलारी पयट्टू, ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे की आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा माउंट आबू में, माउंट आबू ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? दोस्तों आपको पता ही होगा आनंद मठ, ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा।
आगे प्रश्न है कि सूरसागर क्या है। देखिए सूरसागर की बात करते हैं तो सूरदास की काव्य रचना है, सूरदास की काव्य रचना है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। देखिए नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो गणित में नहीं दिया जाता है, बाकी साहित्य, विज्ञान, शांति में आपका नोबेल दिया जाता है, याद रखेंगे। आगे के सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सुब्रतो कप, तो अगर हम सुब्रतो की बात करते हैं दोस्तों तो हमारा आंसर हो जाएगा फुटबॉल से है, फुटबॉल, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा वियना में। कहाँ पे हो जाएगा, वियना, ऑप्शन नंबर सी। आगे कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय बालिका की बात करते हैं तो ये हम मनाते हैं 24 जनवरी, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागालैंड, याद रखेंगे, नागालैंड हो जाएगा। आगे है कि NSDL का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है, तो ये हमारा हो जाएगा गणित का, ऑप्शन हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइक से है, नाइक। आगे है कि मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है निम्नलिखित में से किस राज्य से प्रसिद्ध है या फिर राज्य में प्रसिद्ध है, तो ये हमारा हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त जो है घोषित किया है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलियो से मुक्त कर दिया है। आगे कि 5वें ईस्ट एशिया समिट की बैठक जो है किस देश में आयोजित जो है की गई है, तो ये किया गया है वियतनाम, ऑप्शन हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का नाम क्या है, तो ये आपका हो जाएगा CBRD, ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। आगे प्रश्न है दोस्तों कि गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 किस महीने में थी, तो अप्रैल महीने में, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि कौन सी मेट्रो रेल सर्विस विश्व की पहली पूर्णतया हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है, तो यह आंसर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का फैसला लिया है, तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे की बात करते हैं तो यहाँ पे सी हो जाएगा। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन जो है किस वर्ष में हुआ था, तो ये हमारा तो हुआ था 1953 में, ऑप्शन हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन में नहीं होता है, याद रखेंगे। आगे है कि एंगस्ट्रॉम इकाई है किसका, एंगस्ट्रॉम जो है दोस्तों ये तरंग दैर्ध्य का हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है कि आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को हम मापते हैं तो हर्ट्ज में मापते हैं, किसमें, हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसे चींटी का कटोरा कहा जाता है, माफ़ कीजिएगा चीनी का कटोरा, चीनी, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश को हम कहते हैं। आगे कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों हमारा यहीं पर सेट समाप्त होता है, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और देखिए डिस्कशन तो इसका बहुत लंबा है ही, आपको पता ही होगा, आप देखे होंगे डिस्कशन। देखिए वीडियो में देखेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आप खुद से जब पढ़ेंगे एक एक लाइन को पढ़ेंगे तो और आपको फ़ायदा मिलेगा। इससे बहुत लंबा इसका डिस्कशन, अगर हम बनाने बैठेंगे तो 2 घंटा 3 घंटा तो लग ही जाएगा। लेकिन अब देखिए आप लोग देखते नहीं हैं, हम तो मेहनत करते ही हैं आपके लिए, लेकिन आपने पूरा वीडियो देखा नहीं, 8 मिनट 6 मिनट देखे बोर होके फिर आप बंद कर देते हैं, फिर आप दोबारा नहीं देखते हैं। इसीलिए देखिए हम बना नहीं पाते हैं, क्योंकि आप सब लोग देखेंगे वीडियो पे वॉच टाइम आएगा या फिर वीडियो व्यू आएगा तभी हम आपके लिए मेहनत करेंगे। लेकिन आप देखेंगे 5 मिनट ड्यूरेशन मैक्सिमम या फिर एवरेज देखा जाता है तो 6 मिनट 8 मिनट होता है। तो वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ाइए, पूरा वीडियो देखा कीजिए, आपके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, करंट अफेयर का मास्टर वीडियो बनाया जा रहा है, डेली सेट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेहनत तो किया ही जा रहा है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, कमेंट आप कीजिएगा सभी लोग।